बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? तो अंतिम प्रहार की सीरीज में आज बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की। पूरा का पूरा चैप्टर एक सेशन में खत्म करने वाले हैं बच्चों, विद हैंड रिटन नोट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारी मेंबरशिप अवेल कर रहे हैं या फिर जो सुपर चैट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन बच्चों के लिए हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहला जो वर्ड हम फेमिलियर होते हैं, दैट इज सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। क्या मतलब होता है सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का? कि जब मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली या एक्सटर्नली डिफरेंट हो, तो उसको क्या कहा जाता है? सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। कि देखने से ही पता चल जाए कि ये मेल है, ये फीमेल है। उसके बाद बात आती है बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऐसा सेक्स ऑर्गन जो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है फॉर गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन जो करता है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ह्यूमन बींग्स में मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो हेल्प करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की इन गैमेट फॉर्मेशन। तो मेल में आप एक बार बताइए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होंगे मेल्स में? एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस, राइट। उसके अलावा यूरेथ्रा, वैस इफरेंस एंड मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। इसी तरह फीमेल्स में सेकेंडरी सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन से होंगे? फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप ओविडक्ट भी कहते हैं, और यूट्रस, वजाइना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट, या मैं ये कह सकता हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं पूरे के पूरे चैप्टर में। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, तो सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव इवेंट आता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ये दोनों में अलग अलग होता है, मेल्स में और फीमेल्स में। तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ मेल्स में इसको क्या कहते हैं और फीमेल्स में ये क्या कहा जाता है? फीमेल में इसको कहते हैं ऊजेनेसिस और मेल्स में क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों? सेकंड इवेंट क्या होगा? गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, क्योंकि मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है। तीसरा स्टेप या तीसरा इवेंट दैट इज फर्टिलाइजेशन, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट इससे बनेगा। ये भी दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहाँ पे फीमेल के बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन का देखने को मिलता है। इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला विद यूट्राइन वॉल। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला with uterine wall is known as implantation with uterine wall. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? चलो बताओ। जेस्टेशन, कि इम्प्लांटेशन से और पार्चुरेशन के बीच का टाइम पीरियड, चाइल्ड बर्थ के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? जेस्टेशन। इन ह्यूमन फीमेल इट इज 9 months, जब फीटस ग्रोथ करता है अपनी। एंड लास्टली पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। तो ये इवेंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तो कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार बता दो। चलें आगे। अब मैं आपको वो नहीं बताने वाला कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल्स में क्या होते हैं, फीमेल्स में क्या होते हैं। आप 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आ जाता है बेटा? पेयर टेस्टिस, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके अलावा एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये चार स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पूरा अच्छे से याद होने चाहिए सारे के सारे पार्ट्स। कई बार डायग्राम में लेबलिंग पूछ लेते हैं कि भैया यहाँ पे कर दिया,
ये क्या है, ए लिख दिया, या एक्स क्या है, यहाँ पे पूछ लिया ये क्या है, वाई क्या है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे पार्ट आपको याद होने चाहिए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, इट इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, गैमिट फॉर्मेशन करते हैं, इसके अलावा मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, और इनके लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है बच्चों, एंड्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन्स के लिए कॉमन वर्ड क्या होता है, एंड्रोजन, याद रहेगा। अब टेस्टिस की डेवलपमेंट कहाँ होती है, चलो बताओ। फीटल लाइफ में, फीटल लाइफ में टेस्टिस डेवलप होते हैं इन एब्डोमिनल कैविटी, राइट, एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन उसके बाद ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट ये डिसेंट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं इनटू स्क्रोटम। दे मूव इनटू स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल। क्लियर है, याद रहेगा। तो अब स्क्रोटम क्या है, ये स्क्रोटम एक पाउच स्ट्रक्चर है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करती है टेस्टिस को। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, इट कीप द टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर, विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। कई बार ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम में डिसेंट नहीं कर पाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म, ये भी आपको याद होना चाहिए। इनएबिलिटी ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। अब टेस्टिस जो है ना बच्चों, दे आर प्रोटेक्टेड बाय 3 कवरिंग्स, जिनको ट्यूनिका कहते हैं। ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ये 3 लेयर्स हैं जो इनको कवर करती है, टेस्टिस को कवर करती है। एंड इंटरनली ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या सेप्टम ऑफ टेस्टिस। तो in each testis 250 lobules are present, and in each lobule 1 to 3 seminiferous tubules are present. तो seminiferous tubule का नंबर कितना हो गया, up to 750 in each testis। क्लियर है, याद रहेगा ये। और on other side they combine to form रीटे टेस्टिस। दूसरी तरफ ये ज्वाइन करके क्या बना रही है, देखो यहाँ पे रीटे टेस्टिस की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो इनर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका वेसिकुलोसा, यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क होता है। इट कंटेन्स कैपिलरी नेटवर्क प्लस कनेक्टिव टिश्यू, कैपिलरी नेटवर्क प्लस कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ बट। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्रांसफर सेक्शन अगर हम देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो वहां पे आपको 2 तरह की सेल्स दिख रही हैं बच्चों। एक मेल जर्म सेल जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, दे आर स्पर्मेटोगोनिया आर क्यूबोइडल सेल्स, ठीक है, एंड दे अंडरगोज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू ये क्या करती हैं, मेल गैमेट स्पर्म की फॉर्मेशन करती है। दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है सेल्स का, दे आर कोलमनर सेल्स। कुछ सेल्स यहाँ पे कोलमनर हो जाती हैं, एंड दे आर नोन एज सर्टोली सेल्स। ये वाली सेल्स आपको दिख रही है। तो सर्टोली सेल्स क्या है, कोलमनर सेल्स है। सर्टोली सेल्स कैसी हैं, कोलमनर है। ये क्या करती हैं, दे आर सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। और ये स्पर्मेटिड को स्पर्म्स में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, स्पर्मेटिड को स्पर्म्स में कन्वर्ट करने का काम करती हैं ये। और ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, दे सिक्रीट एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड इनिबिन हार्मोन, सॉरी इनिबिन प्रोटीन।
इनिबिन प्रोटीन एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती हैं। अब ये एबीपी क्या करता है, इट कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन। और दूसरी तरफ इनिबिन क्या करता है, सप्रेस कर देता है एफएचएच की सिंथेसिस को, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिंथेसिस को सप्रेस कर देता है। क्लियर है? तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में सिंगल लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम की, सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, यहां पे मैं डायग्राम बना दूं आपके लिए। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई कि किस तरह से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके जस्ट ऊपर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पे ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, ये आप इसको लेबल कर दीजिए जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। इनसे क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम जिसको हम कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है। अब न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल कंटेन स्पर्मेटोगोनियम, यहां पे हम इसको लिख देते हैं, यहां पे हम बना देते हैं इसको। अब इस स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेगा, माइटोटिक डिवीजन के बाद इसमें माइटोसिस हुआ तो दो सेल्स बन गई, दे आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू स्पर्मेटिड, इट गिव राइज टू स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोया, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? दूसरी तरफ जो ये लेडिक सेल्स थी, इनके बीच बीच में छोटे छोटे एरिया में ये दूसरी टाइप की सेल्स मिल रही हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, लेडिक सेल्स। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियम। सो दे आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं हम। क्लियर? ये कहां प्रेजेंट है, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एस ट्यूब्यूल्स लिख देता हूं मैं, इन कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसी सेल्स हैं, ये राउंडेड सेल्स हैं इन एंडोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस। और इनका काम क्या है, दे सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन जिसको कहते हैं। ठीक है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के जो एंड्स हैं वो ओपन होते हैं इन शॉर्ट डक्टाइल शॉर्ट ट्यूब्यूल विच इज नोन एज रिटे टेस्टिस, रिटे टेस्टिस। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाओ, फिर आगे चलते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चलिए, अब ये रिटे टेस्टिस ओपन होते हैं इनटू वैस डिफरेंस। डिफरेंस आएगा कि डिफरेंस आएगा, पहले ई पहले आता है, वैस डिफरेंस। इनका काम क्या है, दे कलेक्ट स्पर्म्स। वैस डिफरेंस का काम इतना सा ही है कि स्पर्म्स को कलेक्ट करना है और कहां भेज देना है, टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज एपिडिडाइमिस, दैट इज एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस प्लस टेस्टिस मिलके क्या कहलाते हैं, अगर आप में से किसी को पता है तो एक बार बताओ। टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस इज नोन एज, चलो बताओ, दैट इज नोन एज टेस्टिक्यूल, दैट इज नोन एज टेस्टिकल। ये नियरली 6 मीटर लॉन्ग होता है, एपिडिडाइमिस इज नियरली 6 मीटर लॉन्ग, मतलब ये बहुत हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कैपुट, कॉर्पस एंड कोडा एपिडिडाइमिस। ये स्टोर करेगा स्पर्म्स को, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को और उसके बाद स्पर्म ट्रांसफर हो जाते हैं टू वैस डिफरेंशिया। उसी ट्यूब की कंटिन्यूएशन है, देखो उसी ट्यूब की कंटिन्यूएशन है। सबसे पहले टेस्टिस,
टेस्टिस से ये ट्यूब निकली, वैस इफरेंस, वैस ये ऊपर ये एपिडिडाइमिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी ट्यूब की कंटिन्यूएशन क्या आ गई, वैस डिफरेंस आ गई। क्लियर है? सो नेक्स्ट पार्ट इज वैस डिफरेंशियल। इट ऑल्सो कैरीज स्पर्म्स। इसका काम क्या था, स्टोरेज प्लस नरिशमेंट टू स्पर्म्स। ये स्पर्म्स को कैरी कर रही है एंड इट पास ओवर यूरिनरी ब्लैडर, पास ओवर यूरिनरी ब्लैडर। तो जब ये यहां से पास होती है तो एक तरफ यहां से सेमिनल वेसिकल की डक्ट आ जाती है यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल की डक्ट को कहते हैं, सेमिनल वेसिकल की डक्ट यहाँ पे आ गई, विच इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जब पास हो रहा है तो इसमें सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिल गई एंड नाउ इट पास ओवर, जब पास थ्रू, ओवर की जगह थ्रू वर्ड हम यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, प्रोस्टेटिक पार्ट या प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। कहाँ ओपन हो रहा है, जाके यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट इज यूरेथ्रा। देखो वैसे डिफरेंस क्या लेके आया था, चलो बताओ, वैसे डिफरेंस क्या लेके आया था, क्या कैरी कर रहा है, स्पर्म्स को। लेकिन यहाँ पे और क्या क्या आ गया यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या कैरी करता है, बताओ, यूरिन। तो स्पर्म प्लस यूरिन दोनों एक ही ट्यूब के थ्रू पास हो रहे हैं मेल्स में, इसलिए इसको अब क्या कह देते हैं, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। दिस इज नोन एज यूरिनो जेनाइटल डक्ट। इट इज ए कॉमन पाथवे फॉर स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज लॉन्गर इन मेल्स, नियरली 20 सेंटीमीटर देन फीमेल। क्लियर? अब यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा। जो पेनिस के थ्रू पास होगा वो क्या कहलाएगा, पेनाइल यूरेथ्रा। शॉर्टेस्ट पार्ट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। अब पेनाइल यूरेथ्रा कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन पीनस। यहाँ पे 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब जो पहला पार्ट है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इट कैरीज ओनली यूरिन, इट कैरीज ओनली यूरिन। लेकिन बाकी के दोनों पार्ट जो हैं, दीज 2 पार्ट्स, दे कैरी यूरिन प्लस सीमन बोथ, ये ध्यान रखना है, ठीक। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पहला पार्ट कर लिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हमने एसेसरी डक्ट की बात कर ली, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पीनिस, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक। इसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं। इट इज वेस्कुलर, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, कोई बोन नहीं होती, वेस्कुलर है, स्पोंजी पार्ट है, formed of erectile tissue, during sexual intercourse it gets filled with blood, ब्लड से फिल हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें, यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रांसफर सेक्शन, तो इसमें देखिए ऊपर डोर्सल वेन है, ये वाली डोर्सल वेन है, ठीक। डोर्सल आर्टरी और नर्व्स हैं, चारों तरफ फाइब्रस एनवलप है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बातें क्या है, टिप पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, जिसको ग्लैंड्स पेनिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक स्लिट प्रेजेंट होती है, गैप दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज
यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर याद रहेगा, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर है ये। 3 मासेस है, 3 मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। जो आउटर वन उसको क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। आउटर वन इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये पेयर्ड है, आउटर है। एंड इनर वन इज कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, इनर वन इज कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। क्लियर? covered by glans penis or loose fold of skin which is known as perpus, perpus। क्लियर? कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे लूज फोल्ड है जो प्रेजेंट है स्किन का, उसको हम क्या कह रहे हैं, परफ्यूज। क्लियर है? याद रहेगा बच्चों? बोलो बोलो बोलो। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है जी। इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को बच्चों क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सेमिनल प्लाज्मा। कंबाइंड सिक्रेशन ऑफ these 3 glands is known as seminal plasma। अच्छा, इसमें से एक अनपेयर्ड है, दिस इज अनपेयर्ड, दिस इज अनपेयर्ड, बाकी दोनों पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेमिनल प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो पेयर्ड है, प्रेजेंट नियर बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बेस के पास प्रेजेंट है, फॉर्म्स 70% ऑफ सीमन। ठीक है, इन सेमिनल फ्लूइड। अब इस सेमिनल फ्लूइड की जो पीएच है वो 7.4 है, तो कैसा हो गया, एल्कलाइन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन्स फ्रक्टोज, इट कंटेन्स सिट्रेट एंजाइम, सिट्रेट एंजाइम एंड हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लैंडिन हार्मोन, ये इसमें मेनली प्रेजेंट होता है। यहां तक समझ में आ गई बात, सेमिनल वेसिकल तक। अब आप सोच लो कि फ्रक्टोज के बाद मैंने गैप छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ दिया, फ्रक्टोज इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म्स। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा जी, इट कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इट कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। कब, व्हेन स्पर्म मूव टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसमें क्लोटिन प्रोटीन्स भी होते हैं, इसलिए जो है सीमन है कोगुलेट हो जाता है आफ्टर इजैकुलेशन। एल्कलाइन पीएच क्या करती है, एल्कलाइन पीएच क्या करेगी, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो ये फ्रक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रक्टोज सिर्फ सेमिनल फ्लूइड में, सेमिनल प्लाज्मा में ही प्रोड्यूस होता है, सेमिनल वेसिकल ही उसको प्रोड्यूस करते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंश्योर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो रेप विक्टिम्स हैं उसमें टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है, फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप केसेस, फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप केसेस। कि अगर विक्टिम, सॉरी जो विक्टिम है, जो फीमेल है, अगर उसके व्हाट यू से रिप्रोडक्टिव या वजाइनल ट्रैक में वो प्रेजेंट है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है, तो ये कंफर्म कर देता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लेते हैं, ये अनपेयर्ड ग्लैंड जो है हमारा, ये लार्ज ग्लैंड है विच सराउंड यूरेथ्रा, इट सराउंड्स यूरेथ्रा। अब ये क्या करता है जी, ये बनाता है नियरली 25% ऑफ सीमन, इट फॉर्म्स 25% ऑफ सीमन। 70% कौन बना रहा था, सेमिनल वेसिकल। इसमें अमाइलेज एंजाइम होता है। सबसे पहले इसकी पीएच की बात कर लेते हैं। इसकी पीएच होती है बेटा
6.8, तो स्लाइटली एसिडिक है इसमें, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इट कंटेन सिट्रिक एसिड, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, इसमें अमाइलेज एंजाइम होता है। सो दिस इज रिगार्डिंग योर प्रोस्टेट। अब कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसकी पीएच होती है 7.5, ये फिर से अल्कलाइन हो गया, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये क्या करेगा, इट सिक्रेट्स म्यूकस, इट सिक्रेट्स म्यूकस व्हिच लुब्रिकेट्स पीनस, लुब्रिकेट्स पेनस। ठीक है जी, तो ये तीनों के तीनों ग्लैंड हो गए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। अब सीमन की अगर हम बात करें तो एक वाइट विस्कस फ्लूइड है, वाइट विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, एल्कलाइन है, ओके, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंड 3 to 5 ml पर इजैकुलेशन सीमन इज रिलीज। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, 40 into 100 पावर 10 पावर माइनस, सॉरी 6 नॉट माइनस, पर ml ऑफ सीमन। ठीक है, अब जो सेमिनल फ्लूइड है इसमें 10% तो स्पर्म्स होते हैं, इट कंटेन्स 10% स्पर्म्स ओनली, और बाकी 90% क्या है, सेमिनल प्लाज्मा। 90% क्या है, सेमिनल प्लाज्मा, तो सेलुलर पार्ट सिर्फ 10% है। ठीक, अब कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल फ्यूल ऑफ स्पर्म्स, फ्रक्टोज है। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए अब आता है बच्चों हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए जो हाइपोथैलेमस है, अब मेल्स में प्यूबर्टी कब आती है, चलो पहले तो ये बताओ, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होती है, एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन स्टार्ट। तो 14 to 16 ईयर्स में प्यूबर्टी आ जाती है मेल्स में। तो हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्ट करता है एंटीरियर लोब पे पिट्यूटरी ग्लैंड की, और वहां से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, अब ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करेंगे, एलएच लेडिक सेल्स पे एक्ट करके, लेडिक सेल का काम क्या था हमने डिस्कस किया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट कर देंगे सर्टोली सेल्स को। अब सर्टोली सेल्स क्या करती है, स्पर्म फॉर्मेशन करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस करती है, एट द सेम टाइम वो इनिबिन प्रोटीन भी रिलीज करती है ना, ये एफएसएच की प्रोडक्शन को इनिबिट कर देता है। ठीक है, जो इनिबिन है ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है एक तरह से, ये क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कहां से हुआ देखो, सर्टोली सेल से हुआ, लेकिन जो इनिबिन प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल इनिबिट एफएसएच सिंथेसिस। ठीक, तो इस तरह से एक्ट करता है। यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरीज, एसेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटिक। ठीक है, ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एग जो मेल सॉरी फीमेल गैमेट एग सेल प्रोड्यूस करेंगी, और फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगी। ठीक, अब जो एसेसरी डक्ट है ये 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है, यहाँ पे ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना, उसके अलावा सारे क्या हैं, सारे क्या हैं, एक्सटर्नल जेनिटिक। क्लियर है बच्चों, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, बताओ कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विक कैविटी, इट इज प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी, आलमंड शेप स्ट्रक्चर है। क्लियर, ओवरी में जो है व्हाट यू से, जो ओवा फॉर्मेशन के लिए, ओवा फॉर्मेशन के लिए जो सेल होती है उसको कहते हैं
प्रोजेनेटर सेल, प्रोजेनेटर सेल, प्रोजेनेटर सेल फॉर ओवा फॉर्मेशन। कहां से आती है? ये कहां से आती है? योक सैक से। योक सैक से प्रोजेनेटर सेल जो कि ओवा फॉर्मेशन करती हैं वो कहां पे आ जाती हैं? इन ओवरी। क्लियर हो गई बात? कब? ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ। क्लियर है बच्चों? तो क्या हुआ, प्रोजेनेटर सेल आई और उन्होंने क्या बनाया? उगोनिया बनाया। देखो यहां पे मैं लिखता हूं, प्रोजेनेटर सेल आई, इन्होंने क्या बना दिया? उगोनिया बना दिया, विच अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस हुआ और क्या बन गया? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte बन। क्लियर? अब ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। प्रोफेज तो पहला अरेस्ट यहाँ पे है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। क्लियर? तो एट बर्थ मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte या जिसको हम प्राइमरी फोलिकल कहते हैं आर प्रेजेंट। ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी follicles are degenerated, are degenerated। कब? फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, बर्थ टू प्यूबर्टी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज फोलिकुलर एट्रेशिया, दिस इज नोन एज फोलिकुलर एट्रेशिया। क्लियर है? सो प्यूबर्टी पे कितनी परसेंट होंगी? प्यूबर्टी पे सिर्फ 60 to 80,000, 60 to 80,000 प्राइमरी फोलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। मतलब मिलियन से 60 to 80,000 तक रह गई है। इतना ड्रास्टिक चेंज इसमें आ जाता है। अब अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें आउटर पार्ट को तो हम कोर्टेक्स कहते हैं, आउटर पार्ट इज नोन एज कोर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। ठीक है जी। अब मेडुला जो है आप देख रहे हो, ये जो इनर पार्ट है इसमें जो फोलिकल है डिफरेंट स्टेजेस में प्रेजेंट है। तो हर मंथ एक प्राइमरी फोलिकल चेंज होगा, एक प्राइमरी फोलिकल चेंज होगा एवरी मंथ ऑन अल्टरनेट बेसिस इनटू मैच्योर ग्राफिन फोलिकल एवरी मंथ। अब प्राइमरी फोलिकल क्या है बच्चों? प्राइमरी फोलिकल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है? प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फोलिकुलर सेल। प्राइमरी फोलिकल क्या है? ये है, और एक लेयर इसमें है, हम सिंगल लेयर कह देते हैं फोलिकुलर सेल्स। वो क्या हो गया? प्राइमरी फोलिकल, ये वाला। ठीक है? सेकेंडरी फोलिकल में क्या होगा? प्राइमरी फोलिकल या प्राइमरी oocyte प्लस मैनी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। इसके चारों तरफ और ग्रेनुलोसा की लेयर्स आ जाए तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी फोलिकल। ठीक है जी। अब इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी अपीयर हो जाए, सेकेंडरी फोलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी अपीयर हो जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? फोलिकुलर एंट्रम, फोलिकुलर एंट्रम। तो क्या कहलाएगा? टर्सरी फोलिकल। और मैच्योर या ग्रेफियन फोलिकल क्या हो जाएगा? अब ये जो हैप्लोइड सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte क्या हो गई? हैप्लोइड है। सेकेंडरी oocyte प्लस एंट्रम अब LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये रप्चर हो जाती है एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte, रिलीज सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल से ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब ओवुलेशन के बाद ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगे, ब्लड लॉस होगा और ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉर्पस हेमोरेजियम में। और जो रप्चर्ड फोलिकल है ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम।
या येलो बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी में ये चेंज हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा एक हार्मोन, सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन which maintain the endometrial wall। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट कर जाएगा और चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज नोन एज व्हाइट बॉडी, दिस इज नोन एज व्हाइट बॉडी। क्लियर। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, इफ नो फर्टिलाइजेशन, corpus luteum starts to degenerate और इसके साथ साथ जो रप्चर्ड एग सेल है प्लस डिजनरेटेड ब्लड वेसल्स हैं कम्स आउट थ्रू वजाइनल ओपनिंग, जिसको क्या कहते हैं, विच इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है। अब अगर हम बात करें एक ग्रेफियन फॉलिकल की, तो जो सेकेंडरी ओसाइट है इट इज सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर है ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है, थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना। ठीक है, देखो सेकेंडरी ओसाइट में बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स हैं, ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो मल्टीलेयर्ड हो जाती हैं और किस में चेंज हो जाती हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स में, दे आर मल्टीलेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, अब इन ग्रेनुलोसा सेल का काम क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग oocyte, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग oocyte। क्लियर है बच्चों। और ये एस्ट्रोजन सिक्रेट करेंगी एंड दे सिक्रेट एस्ट्रोजन। अब जो सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte विच इज सराउंडेड बाय नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर लेयर कौन सी है यहाँ पे, ये वाली जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा इज नॉन सेलुलर लेयर, और इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स हैं, है ना, जिसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, विच इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये ग्रेनुलोसा सेल्स, बेटा सीक्वेंस समझो, वो ग्रेनुलोसा सेल जो सेकेंडरी oocyte के पास है, जो सेकेंडरी oocyte के पास है वो इलोंगेटेड हो जाते हैं और वो क्या क्या बना देती हैं, कोरोना रेडिएटा, वो क्या बना रही है, कोरोना रेडिएटा, और एक कैविटी अपीयर हो जाती है विच इज नोन एज एंट्रम या लिक्वर फोलिकुलाई। इसको किसने सिक्रेट किया, इट इज सिक्रेटेड बाय फोलिकल, इट इज सिक्रेटेड बाय फोलिकल। ठीक है, अब बाहर की तरफ ये सेल दो पार्ट में ऑलरेडी हमने बता दिया था डिवाइड होगी, सो थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना एंड मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, थ्री लेयर्ड आउटर लेयर बन जाती है, थ्री लेयर्ड आउटर लेयर बन जाती है बच्चों। सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल, और जिसको आप क्या कह देते हैं, क्यूमुलस ओफ्रस, क्यूमुलस ओफ्रस। अब ऐसी फीमेल जहां पे कोइटस कंपलसरी है, फीमेल्स जहां पे कोइटस कंपलसरी है फॉर ओवुलेशन, उनको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ओवुलेटर्स, उनको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ओवुलेटर्स, जैसा कि रेप्टाइल्स में होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ओवुलेशन के लिए कोइटस कंपलसरी नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे, दे आर नोन एज स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर्स, दे आर नोन एज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर्स। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई बात।
ओवुलेशन से पहले फॉलिकल एवेस्कुलर रहेंगी, लेकिन ओवुलेशन के बाद उनमें ब्लड वेसल्स ग्रो कर जाएंगी, कॉर्पस ल्यूटियम भी ब्लड से फिल्ड हो जाएगा, सेंट्रल पार्ट में भी ब्लड हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस हेमोरेजियम, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। ठीक, अब जो दूसरा पार्ट है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात होगी, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, प्लस यूट्रस प्लस वजाइना, ये तीनों मिलके क्या कहलाती हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट, दे फॉर्म्स फीमेल एसेसरी डक्ट। क्लियर है? अब फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है जी। 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट एम्पुला, और तीसरा पार्ट इस्थमस, ठीक है। इनफंडिबुलम फनल शेप्ड है, फनल शेप्ड है, डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगा। अब ये ओपन होता है इनटू pelvic cavity by finger like projections, finger like structures जिनको हम क्या कहते हैं, फिमरी। इनका काम क्या है, टू कैप्चर सेकेंडरी oocyte रिलीज बाय ओवरी, ठीक है जी। अब देखो डायग्राम में ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये ओवरी हो गई, ये पहला पार्ट क्या है, दिस इज इनफंडिबुलम, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम फिमरी कह रहे हैं। तो फिमरी का काम क्या है, यहाँ से जो एग सेल सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी उसको रिसीव करना, उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी पार्ट एम्पुला, एम्पुला इज वाइडेस्ट पार्ट, एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट, इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब और लॉन्गेस्ट भी है। यही वो पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स है। और जो लास्ट का पार्ट है, जो थिक वॉल्ड है, जो नैरो है, वो क्या कहलाएगा, इस्थमस। और जो यूट्राइन पार्ट है, जो यूट्रस से अटैच्ड है, उसको फंडक, फंडिक कह देते हैं, यूट्राइन पार्ट इज नोन एज फंडिक। ठीक, तो पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद आता है यूट्रस, सेकंड पार्ट इज यूट्रस। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट टर्मिनोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं, वोम भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेट्रा। ये होलो है, मस्क्यूलर है, इन्वर्टेड पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पीयर शेप, कहाँ है जी, ये है जी। कौन सा पार्ट है जी, इसकी बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो वॉल्स हैं वो 3 लेयर्ड हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, 3 लेयर्स हैं इसमें, ठीक है। 3 लेयर्ड बॉडी विच इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पस। आउटर कौन सी है, पेरीमेट्रियम, मिडिल कौन सी है, मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट कौन सी है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये एंडोमेट्रियल वॉल जो है, यही जो वॉल है, ये क्या करती है, ये वेस्कुलर पार्ट है, इसी में थिकनिंग होती है। जो आउटर पार्ट है ना, जो दिस वन पेरीमेट्रियम, ये तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और ये बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी। जो मिडिल लेयर है उसमें स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, तो ये क्या काम करेगी, ये किस काम में हेल्प करेगी, सोचो, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इट शोज कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन जिसको आप कहते हैं। और जो इनर इनर वन है उसमें थिकनिंग हो जाती है, ठीक। तो ये
किसकी बात होगी? सेकंड पार्ट की बात होगी। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या आ जाता है? थर्ड पार्ट इज, चलिए पहले एक चीज और बताता हूँ। जो कैविटी है सर्विक्स की, कैविटी ऑफ सर्विक्स, दैट इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल, दैट इज सर्वाइकल कैनाल। ठीक। अब चलो आप एक चीज बताओ मुझे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूट्रस? यूट्रस के फंक्शंस बताओ। चलो मैंने इंडिविजुअली सारे बता दिया, अब आप कंबाइन करके बताओ क्या क्या फंक्शन है। एटलीस्ट 3 फंक्शन तो बताओ। सबसे पहली बात भैया, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे होती है। ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या हो गया? इम्प्लांटेशन यहाँ होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। तीसरा काम, जेस्टेशन पीरियड यहीं पे पूरा होगा। ठीक। अब यहां से इससे रिलेटेड एक वर्ड मैं आपसे पूछूंगा। एक वर्ड होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? बताओ, ये करके देखो, ये बताओ। और जैसे जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाएगा, लेबर पेन यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, दैट इज वजाइना। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, फाइबर्स भी हैं और मसल्स भी हैं, तो फाइब्रोमस्कुलर है, ट्यूब है। अब ये जो मैं लिखने वाला हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नॉन केरेटिनाइज्ड, बहुत बार पूछा गया ये नीट में। नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन वजाइना। इसी को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। अब वेजाइना की जो ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय ए वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन विच इज नोन एज हाइमन। और हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इनफैक्ट हाइमन इज कंसिडर्ड एज ए प्रूफ फॉर वर्जिनिटी। लेकिन ये एक बहुत डेलिकेट सी मेम्ब्रेन है बच्चों, तो वो वाइल प्लेइंग, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, किसी भी रीजन से रप्चर हो सकती है। तो एक मिसकंसेप्शन को खत्म करने की जरूरत है। दिस वजाइना कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेंगे? जो सेल्स का ग्लाइकोजन है, सेल का जो ग्लाइकोजन है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे इनटू लैक्टिक एसिड। सो दिस एसिडिक एनवायरमेंट क्या करेगा? दिस एसिडिक एनवायरमेंट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस, ग्रोथ ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस। ठीक है बच्चों, याद रह जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, अदरवाइज उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, देखिए सबसे पहले यहाँ पे mons pubis होता है। mons pubis नॉट शोन इन द डायग्राम, दैट इज mons pubis। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बड़ा ध्यान से सुनना बेटा। ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट है। ये कुशन है, दो चीजों से मिलकर बना है। कुशन ऑफ फैटी एसिड्स, सॉरी फैटी टिश्यू प्लस प्यूबिक हेयर्स, जो मैंने बनाए दे आर प्यूबिक हेयर्स। ठीक। सेकेंड पार्ट क्लिटोरिस, सॉलिड स्ट्रक्चर है, इरेक्टाइल टिश्यू है। ये अब जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनना बेटा, इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती। इट इज होमोलोगस टू ग्लैंस ऑफ मेल। होमोलोग सारे बताऊंगा, होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस ऑफ मेल्स। ठीक। तीसरा क्या है? लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, दीज आर आउटर एंड इनर फोल्ड्स ऑफ स्किन, आउटर एंड इनर फोल्ड्स ऑफ स्किन। ठीक है, फ्लैश स्किन फोल्ड्स हैं विच फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ वुल्वा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी होंगे, प्लस यहाँ पे सिबेशियस ओयल ग्लैंड, सिबेशियस
ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, सीबेशियस या ऑयल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इट इज लेबिया मेजोरा की बात कर रहा हूं पहले। लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू सोचो मेल स्क्रोटम, मेल स्क्रोटम। एंड इसी तरह जो लेबिया माइनोरा है, इट इज होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल, पेनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल। याद रहेगा। अब जो व्हाट यू से ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, ये चारों जो इसके होमोलोग्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एरिया कवर्ड बाय लेबिया माइनोरा इज नोन एज वेस्टिब्यूल। इस एरिया को क्या कहेंगे? इट इज नोन एज वेस्टिब्यूल। याद रखना, इट इज नोन एज वेस्टिब्यूल। अब इसमें दो ओपनिंग है, इट कंटेन्स टू ओपनिंग्स, नॉट 20, टू ओपनिंग्स। ऊपर की साइड में जो होगी, अपर साइड में, अपर साइड ओपनिंग, इट इज नोन एज यूरेथ्रल ओपनिंग। एंड जो लोअर साइड की होगी, दैट इज नोन एज जेनाइटल ओपनिंग। तो यूरेथ्रल एंड जेनाइटल ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, एंड दिस वेस्टिब्यूल इज होमोलोगस टू membranous urethra. It is homologous to membranous urethra, membranous urethra। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं ग्लैंड्स की। फीमेल में ग्लैंड्स कौन से होते हैं? दो तरह के हैं। इनको नॉर्मली हम कहते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, दे आर नोन एज वेस्टिबुलर। तो एक लेसर वेस्टिबुलर, एक ग्रेटर वेस्टिबुलर। लेसर एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर, दे आर नोन एज gland of skin, and they are known as Bartholin glands। Clear? They are large in number, present on sides of opening of urethral orifice, sides of opening of urethral orifice। ये क्या करेंगे? They secretes mucus and they are homologous to prostate in males, homologous to prostate in males। जबकि अगर हम ग्रेटर वेस्टिब्यूल की बात करें या बार्थोलिन ग्लैंड्स की बात करें, तो ये पेयर्ड है, they are paired glands on side of opening of vaginal। ये यूरेथ्रल ओरिफाइस के साइड में थे, ये वजाइनल ओरिफाइस की ओपनिंग के साइड में। ठीक है, दे आर होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर ग्लैंड ऑफ मेल। सो दीज आर द ग्लैंड्स फाउंड इन फीमेल्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, अदरवाइज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड किस टाइप के ग्लैंड है, आपको आइडिया है? मेमोरी ग्लैंड, एक तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दे आर मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। ठीक है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। इनको कंपाउंड ट्यूबुलर सेक्युलर ग्लैंड भी कहते हैं, कंपाउंड ट्यूबुलर सेक्युलर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा है, आपको याद रह जाए तो वेल एंड गुड। दे आर लोकेटेड इन थोरैक्स ऑन पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ये जो मसल्स हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। प्यूबर्टी तक अनडेवलप्ड होते हैं। प्यूबर्टी पे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, इनके इन्फ्लुएंस में इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे तीन टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दे हैव थ्री टाइप ऑफ टिश्यू। सबसे ऊपर ग्लैंडुलर टिश्यू, उसके बाद मिडिल वन इज फैटी टिश्यू, एंड देन फाइब्रस टिश्यू। तीन टाइप के टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
क्लियर। एक्सटर्नली हर ब्रेस्ट में एक प्रोजेक्शन होती है जिसको कहते हैं निपल, एंड इट इज सराउंडेड बाय ए सर्कुलर डार्क पिगमेंटेड एरिया नोन एज एरियोला। हर ब्रेस्ट में 15 से 20 ग्लैंडुलर टिश्यूज, ये वाले जो हैं 15 से 20 ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड हो जाते हैं इनटू मेमोरी लोब्स। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगी? मेमोरी लोब। सबसे पहले क्या है? मेमोरी लोब। अब हर लोब में एक ग्रुप है सेल्स का जिसको मेमोरी एल्वियोलाई या एल्वियोलस कहा जाता है। क्लियर। तो लोब, लोब से एल्वियोलस। एल्वियोलर सेल मिल्क को सिक्रेट करती है। एल्वियोलर सेल्स सिक्रेट मिल्क, जो कि स्टोर हो जाएगा इनकी एल्वियोलाई की कैविटीज में। अब ये एल्वियोलाई ओपन होंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ मेमोरी डक्ट्स। ठीक है जी। अब मेमोरी डक्ट क्या बना देंगी? एम्पुला बना देंगी, जिसको लैक्टिफेरस साइनसेस भी कहते हैं। और जब सॉरी, ये जो एम्पुला है यहाँ पे मिल्क टेम्परली स्टोर हो जाएगा बिफोर गोइंग टू लैक्टिफेरस डक्ट, जिसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। कैसे होता है पूरा देखिए। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला पार्ट क्या है? मेमोरी लोब। कितनी है? 15 टू 20 मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब ओपन इनटू एल्वियोलाई। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। थर्ड पार्ट इज मेमोरी ट्यूब्यूल, और ये कैरी होता है विद हेल्प ऑफ मेमोरी डक्ट, जो कि 15 टू 20 होती है फिर से नंबर में। दे ओपन इनटू मेमोरी एम्पुला, जिसको हम लैक्टिफेरस साइनसेस भी कहते हैं, एंड देन they go outside with the help of lactiferous duct. They go outside with the help of lactiferous duct. यहाँ पे ये एरियोला दिखेगा आपको, जो डार्क पिगमेंटेड एरिया है, एंड दिस इज निपल। ठीक है बच्चों, ये पाथवे होता है। ठीक। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, आगे चलें। पक्का। अब जो सेकंड टाइप का टिश्यू था, ये जो फाइब्रस टिश्यू है, दिस फाइब्रस टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू का काम क्या होगा यहाँ पे? फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू alveoli and ducts, support alveoli and duct। तो अब जो लास्ट वाला बच गया वो क्या करेगा? जो फैटी टिश्यू है उसका काम क्या होगा? ये कहाँ प्रेजेंट होगा पहले? ये लोब्स के बीच में प्रेजेंट होगा। इट इज प्रेजेंट बिटवीन लोब्स। और काम क्या होगा? द अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू डिटरमिन द साइज ऑफ ब्रेस्ट। डिटरमिन्स साइज ऑफ ब्रेस्ट। क्लियर है बच्चों? चलो, अब ये रेगुलेशन है कि किस तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका रेगुलेशन होता है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच, जो एक्ट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस एलएच एंड एफएसएच। जो एलएच है वो क्या करेगा? वो स्टिमुलेट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? एक हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा तो मैसेज जाएगा जीएनआरएच के पास। मैसेज इज सेंट टू जीएनआरएच टू इनहिबिट रिलीज ऑफ एलएच एंड एफएसएच। इसी तरह एफएसएच कैसे काम करेगा? एफएसएच स्टिमुलेट किसको करता है? एफएसएच स्टिमुलेट फोलिकुलर ग्रोथ या फोलिकल ग्रोथ को, एंड फॉर्म सेकेंडरी oocyte। इसके अलावा ये एस्ट्रोजन फॉर्मेशन भी करता है। तो इन दिस वे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हार्मोनल कंट्रोल में रहता है। ठीक है। अब फेजेस की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस की बात कर लेते हैं पहले। नहीं भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हमने स्टार्ट नहीं किया अभी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं पहले
नेचुरल साइकिल से पहले हम बात कर लेते हैं गेमेटोजेनेसिस की। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले या हम अपने हिसाब से चले, क्योंकि चीजें अगर आप इजीली करते जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल, ये आपको पता है। सीजनल ब्रीडर जैसे बैट हो गया, वहां पे टेस्टिड डिसेंट करती हैं स्क्रोटम में सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में, और वापस से जैसे ब्रीडिंग सीजन पूरा होता है उसके बाद वो वापस आ जाती है एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन जो कंटिन्यूअस ब्रीडर है जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, लायन है, वहां पे टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस किस में होती है? इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस आर फाउंड इन, चलो ठीक, चलो तो पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस देखो 3 फेजेस में इसको स्टडी करना है, डिस्कस करना है बच्चों। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, और तीसरा है मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ठीक। Spermatogenesis is completed in 74 days. It is completed in 74 days. Human beings में कहाँ होती है? In a seminiferous tubule. In human being, it occurs in seminiferous tubule. तो under the influence of LH and FSH, sorry, FSH and testosterone. मेल की बात कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस डेवलप हो गई एब्डोमिनल कैविटी में और वो डिसेंट हो गई स्क्रोटम में ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हमने वो बात कर ली। अब जो वॉल्स हैं सेमिनस ट्यूब्यूल की, वहां पे 2 टाइप की सेल्स हमने बात करी थी। एक क्यूबोइडल सेल्स हैं जो को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, कोलमनर सेल्स हैं जिनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। क्लियर है ना बच्चों? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, इन दोनों टाइप की सेल्स में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करेंगी? सर्टोली सेल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। वो इनिबिन हार्मोन रिलीज करेंगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेंगी। अब आप कहोगे सर आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, हमारे एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो चलिए बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। तो 3 फेज मैंने बताए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आ जाओ, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो किससे स्टार्ट होती है? प्रीमोर्डियल सेल से, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, पीएमसी, पीजीसी कुछ भी कह सकते हो। प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो कि डिप्लॉइड है, राइट। ठीक, ये पहला फेज कौन सा है? पहला फेज कौन सा था? मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लाई, नंबर बढ़ेगा पहले, ठीक है। तो इट अंडरगोज माइटोसिस, तो 1 से 2 सेल्स बन जाएंगी। क्लियर? फिर से इसमें डिवीजन होगा, 4 सेल्स बन गई। अब ये क्या कहलाती है? दे आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या कहलाती है? स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, दे एक्ट्स एज स्टेम सेल, मतलब आगे की जो सेल्स बनेंगी वो इन्हीं से बनेगी, एक्ट्स एज स्टेम सेल। और ये दूसरी वाली क्या है? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, दे आर प्रिकर्सर्स ऑफ स्पर्म, प्रिकर्सर्स ऑफ स्पर्म, ठीक। अब हम एक सेल ले लेते हैं, ये डिप्लॉइड सेल एक हमने ले ली, 2 है। पहला फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड फेज क्या था? सेकंड फेज था बच्चों ग्रोथ। सो नाउ सेकंड फेज स्टार्ट्स, ग्रोथ फेज स्टार्ट्स, ठीक। तो अब इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1 होगा इसमें, इट अंडरगोज मियोसिस 1। तो हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। These are known as secondary spermatocyte। तो याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक सारी कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होगी। उसके बाद जो प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, वो फेज क्या कहलाएगा बच्चों? मैच्योरेशन फेज। ये फेज क्या कहलाएगा? मैच्योरेशन फेज, और ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, इट इज लॉन्गेस्ट फेज। ठीक, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से क्या होगा? मियोसिस 2, अगेन इट अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन एन ऑलरेडी है तो एन ही रहेगा। ठीक, अब ये क्या कहलाएगा? स्पर्मेटिड। ये क्या कहलाएगा? स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड से क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा, नो डिवीजन। तो एक प्रिमोडियल जर्म सेल से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, एक प्रिमोडियल जर्म सेल से 4 स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। ठीक, ये देखो यहाँ पे भी सेम, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये हैप्लॉइड है, फिर मियोसिस 2, फिर स्पर्मेटिड बन गया, और उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ या 4 स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो स्पर्मेटो सॉरी जो व्हाट यू से स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड थे, स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन क्या कहलाएगी? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया से और स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन क्या कहलाएगी? स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, स्पर्म की फॉर्मेशन के बाद, स्पर्म हेड जो है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। तो तीनों वर्ड आपको क्लियर हो गए? बताओ, तीनों वर्ड क्लियर हो गए? सबसे पहले स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज स्पर्मिएशन। क्लियर है? पक्का? चले आगे, पक्का? चलिए, दूसरी तरफ इसमें आता है oogenesis. Oogenesis is discontinuous process in humans, discontinuous process. स्पर्मियोजेनेसिस कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन oogenesis इनकम्प्लीट। इसमें भी वही 3 फेजेस होंगे, लेकिन कुछ और चीजें बता देता हूँ। जेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ्स का। तो अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें, फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, या हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, तो इट हैज नियरली 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स। सेकेंड मंथ में क्योंकि डिवीजन हो जाता है स्टार्ट, दे डिवाइड, सो सेकेंड मंथ है 6 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड। बाय फिफ्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड इट बिकम 7 मिलियन। 6 लाख था, यहाँ पे 7 मिलियन हो जाता है नंबर। देन follicular atresia occurs, a large number are degenerated follicular atresia. So at birth ovary have only 2 million, only 2 million primary follicles. No more primary follicle are added after birth. तो यहां तक आते आते at this stage 2 million primary follicles are present, और यहां से यहां तक आते आते बर्थ से प्यूबर्टी पर आते आते only 60 to 80,000, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आउट ऑफ एवरी 500 प्राइमरी फॉलिकल ओनली वन ग्रो अप टू एग स्टेज। ठीक है, तो इन इसलिए इसको 2 फेजेस में हम डिस्कस करते हैं, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। ठीक है ना, तो अब देखते हैं
प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, बिल्कुल है जी। दिस प्राइमरी फॉलिकल अंडरगोज डिवीजन, ये डिप्लॉइड कंडीशन है। इसको हम उगोनिया कहेंगे, एग मदर सेल कहेंगे, उगोनिया या एग मदर सेल। माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, तो दो डिप्लॉइड सेल्स बन गई। ठीक है जी। तो ये मैच्योरेशन फेज, इसके बाद ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है, फिर से माइटोसिस हुआ, और क्या बन गया, प्राइमरी oocyte बन गया, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होगी। नाउ दिस प्राइमरी oocyte डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ yolk formed, साइज ऑफ एग चेंजेस। ठीक है। अब एट बर्थ ये अभी यहाँ पे इट गेट अरेस्टेड, प्राइमरी oocyte गेट अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1। ठीक है। अब मैच्योरेशन फेज, सॉरी ये तो क्या था, मल्टीप्लीकेशन फेज था, नॉट ये मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड नाउ मैच्योरेशन। नाउ दिस प्राइमरी oocyte एट बर्थ अंडरगोज meiosis, रिडक्शनल डिवीजन अब होगा। ठीक है। प्रोफेज 1 में ये कौन सी स्टेज होती है वैसे, अगर आपको कोई और प्रिसाइजली पूछ ले तो डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज। ठीक। अब इसमें म्यूसिस होगा तो दो सेल बनेगी, एक कहलाएगी पोलर बॉडी और दूसरी कहलाएगी सेकेंडरी oocyte। तो दिस इज सेकेंडरी oocyte एंड दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, ये डिजनरेट हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पे म्यूसिस 1 कंप्लीट हो गया, म्यूसिस 1 इज कंप्लीटेड, म्यूसिस 1 कंप्लीट। नाउ द सेकेंडरी oocyte remain arrested in metaphase 2, arrested in metaphase 2। now sperm entry act as stimulus, और ये फिर से डिवीजन हो जाएगा, इसमें सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। अब यहाँ इस स्टेज पे ओवुलेशन होगा ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एग सेल रिलीज एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, ये एग सेल हो गया, उटिड हो गया। तो म्यूसिस 2 कब होगा, सिर्फ म्यूसिस 2 कब होगा, इफ स्पर्म एंटर्स, म्यूसिस 2 occurs only if sperm enters, so it acts as stimulus। तो स्पर्म एंट्री रीस्टार्ट कर देगी सेल साइकिल को, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर का ब्रेक डाउन हो जाएगा और एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स टर्न ऑन हो जाएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई म्यूसिस 2 नहीं होगा। ठीक। तो दिस इज हाउ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis occurs। अब बात करते हैं हम, बताओ किसकी बात करेंगे हम, स्पर्म की और स्पर्म की और एग सेल की, मेल एंड फीमेल गैमेट की बात करेंगे। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर तो आपने बहुत पहले भी पढ़ी हुई है, राइट। स्पर्म की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तीन पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, और एक छोटा सा नेक रीजन होता है जहां पे दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो हेड न्यूक्लियस है इसमें, इसका फ्रंट पार्ट क्या कहलाता है, एक्रोसोम, जिसमें लाइसिंग एंजाइम्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन्स कहते हैं, दे आर नोन एज स्पर्म लाइसिन्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइलो यूरिनिडेज, दे पेनिट्रेट द एग सेल मेम्ब्रेन। स्पर्म लाइसिन का काम क्या है, पेनिट्रेट एग सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक छोटा सा रीजन है, नेक में क्या है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल दो प्रेजेंट है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्लीवेज करता है, और डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट बनाएगा, फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट। तीसरा पार्ट है ये मिडिल पीस, जहां पे एक्सियल फिलामेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर स्पर्म मूवमेंट, एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट।
अरेंजमेंट जो है इन फाइब्रिल का 9+2 टाइप का होता है, 9+2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और लास्ट जो पार्ट है दैट्स ए टेल, लॉन्गेस्ट पार्ट, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट। इसमें एक आगे का पार्ट मेन पीस कहलाएगा, पीछे का एंड पीस कहलाता है। ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है फॉर अ नॉर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, फिर से, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम, 60% का 40% हैव या शो विग्रस मोटिलिटी, विग्रस मोमेंटम, विग्रस मोटिलिटी। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट था। अब इसी तरह हम एग सेल का डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। एग सेल का जो ओवम है, जिसको हम एग सेल कहते हैं, ह्यूमन एग, इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, 0.12 mm। एलेसिथल, योग सैक नहीं होता, नॉन क्लियोडिक, इसके चारों तरफ कोई शेल प्रेजेंट नहीं होता। एक पोल क्या कहलाता है? एनिमल पोल, और उसके अपोजिट पोल क्या कहलाएगा? वेजिटल पोल। ठीक है जी। एनिमल पोल वो एरिया है जिसके थ्रू स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म एंट्री अकर्स। यहाँ पे एक जो लेयर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जोना पेलेसुडा, जोना पेलेसुडा, ये प्राइमरी मेम्ब्रेन है। जोना पेलेसुडा इज प्राइमरी मेम्ब्रेन, ये नॉन सेलुलर है, इट इज नॉन सेलुलर, सिक्रेटेड बाय फोलिकल सेल। अब एग का जो कोटेक्स है, एग का जो कोटेक्स है आप देख रहे होगे, ये लेस डेंस है बाहर की तरफ, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अंदर की तरफ ये उप्लाज्म है, अंदर की तरफ इसको क्या कहेंगे? उप्लाज्म। उप्लाज्म का मतलब इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या है? इसमें न्यूक्लियस भी है, प्लस इसमें साइटोप्लाज्म भी है, उप्लाज्म जिसको कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें विटिलिन मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे शो नहीं हुई विटिलिन मेम्ब्रेन इस डायग्राम में, इसीलिए तो प्री विटिलिन स्पेस है यहाँ पे। विटिलिन मेम्ब्रेन है तभी तो विटिलिन स्पेस है, विटिलिन मेम्ब्रेन है। विटिलिन मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ, सिक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ। तो देखो, सबसे पहले नॉन सेलुलर लेयर हो गई, जोना पेलेसुडा, ठीक है। उसके बाद विटिलिन मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद सबसे बाहर क्या है? कोरोना रेडिएटा, सबसे बाहर क्या है? कोरोना रेडिएटा। ये किससे बनी हुई है? मेड अप ऑफ फोलिकुलर सेल्स, मेड अप ऑफ फोलिकुलर सेल्स। तो बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आते हैं तो इसको हम सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहते हैं, दिस इज सेकेंडरी मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा के बाद विटिलिन मेम्ब्रेन, विटिलिन मेम्ब्रेन के बाद फिर हमारी प्राइमरी मेम्ब्रेन, जोना पेलेसुडा। क्लियर है? तो प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन कौन सी होगी? प्राइमरी मेम्ब्रेन का कौन सी है? विटिलिन मेम्ब्रेन है बेसिकली, तो प्राइमरी मेम्ब्रेन। ठीक है जी। सेकेंडरी मेम्ब्रेन जोना पेलेसुडा हो गया, बाद में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद कोरोना रेडिएटा भी सेकेंडरी मेम्ब्रेन है। एग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा? एग मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होगा बच्चों, एग मेम्ब्रेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो एग मेम्ब्रेन सबसे पहले तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, उसके बाद चेक करेगी पॉलीस्पर्मी की, एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री ना हो पाए, चेक पॉलीस्पर्मी, एंड प्रोवाइड एम्फीबियन के केस में बॉयॉन, बॉयॉन से, बॉयॉन जो फ्लोटिंग है ऑफ एम्फीबियन है, ह्यूमन बींग्स में नहीं। ठीक, ये इसका काम होता है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ? नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइक्लिक चेंजेस हैं, साइक्लिक इवेंट्स हैं व्हिच अकर्स इन एवरी 28 डेज इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, 4 फेजेस होते हैं,
पहला फेज क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज। दूसरा फोलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरा ल्यूटियल फेज। और चौथा, चौथा कहाँ गया? चौथा ये होता है ओव्यूलेटरी फेज ऑन 14th डे। दिस इज ओव्यूलेटरी फेज विच अकर्स ऑन 14th डे। ठीक है जी, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो एलएच का प्रोडक्शन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, एलएच और एफएसएच, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन हार्मोन्स हैं। तो एलएच का जो सिक्रेशन है फ्रॉम एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आप देख रहे हो नेग्लिजिबल हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा और प्रोजेस्टेरोन लेवल भी नीचे चला जाएगा। एलएच का लेवल नीचे गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी नीचे चला गया। जब प्रोजेस्टेरोन नीचे तो एस्ट्रोजन भी नीचे। तो जो कॉर्पस सॉरी जो डिजेनरेटेड सेल है, जो ब्लड वेसल्स हैं और एग सेल है, ये वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जिसको मेंसेज या ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहला फेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव या फोलिकुलर फेज कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से जो एंटीरियर पिट्यूटरी की लोब है वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना शुरू कर, इससे जो एंड्रोमेट्रियल की वॉल है उसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड्रोमेट्रियल वॉल थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये कब होता है? इट अकर्स ऑन, तो जो मेंसेस थे, ब्लीडिंग फेज था, वो 3 to 5 डेज हो गया। जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो नेक्स्ट कितने दिन तक? 6 से लेके 13 डेज तक हो गया। 14th डे को ओवुलेटरी फेज हो गया। और उसके बाद लास्टली क्या हो गया? लास्टली क्या हो गया? ल्यूटियल फेज। बाकी जो टाइम पीरियड बच गया 15 से लेके 28 डेज तक। ठीक, तो ओवुलेटरी फेज में क्या होगा? यहाँ पे ओवुलेटरी फेज में सेकेंडरी oocyte स्टेज पे एग सेल रिलीज हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte स्टेज पे एग सेल रिलीज हो जाएगी। ठीक, अब इससे जस्ट पहले जो LH और FSH का लेवल है, LH और FSH का लेवल आप देख रहे हो पीक पे पहुंच रहा है, इट इज नोन एज LH सर्ज। तो 14th डे पे ओवुलेशन हो रहा है, तो LH सर्ज कब होगा? 30th डे पे होगा। LH एंड FSH एट पीक। हाई लेवल LH causes rupturing of Graafian follicle, और इसी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाती है बच्चों। एंड लास्टली ल्यूटियल फेज, जिसको हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं, ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज 15 to 28 डेज तक जो होता है, 14 डे फिक्स। अब जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है चेंज हो जाता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? इट कॉजेज कोइलिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल टू सिक्रीट वाटरी म्यूकस। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर से डिजेनरेट कर जाएगा, फिर से ये सारे चेंजेस होंगे और मेंसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये 4 फेजेस है, इसको आप याद रख लीजिए, एज इट इज आप लिख सकते हैं। और अगर मैं पूरा इसका आपको डिवीजन बताऊं तो ये एक साइकिल है, तो आधा टाइम तो क्या हो गया? सिक्रेटरी फेज हो गया। 14 डे तो इसी में हो गए। 5 दिन किस में हो गए? मेंसेस में हो गए। और ये क्या हो गया? प्रोलिफरेटिव। और ये ओवुलेटरी, ओवुलेटरी फेज। ठीक, तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात होगी। अब बात करते हैं कि भैया कैसे रेगुलेशन होता है। तो देखो, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? जीएनआरएच। ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किस किस को? स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ एलएच एंड एफएसएच। एलएच एंड एफएसएच ये रिलीज हो गए। एफएसएच क्या करता है? एस्ट्रोजन और इनिबिन, एस्ट्रोजन प्लस इनिबिन। और एलएच क्या करेगा? ओवुलेशन करवाएगा। इसके अलावा क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर देगा? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। ठीक है ना?
FSH और क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कर देगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, प्राइमरी से मैच्योर फॉलिकल बना देगा। सो इन दिस वे रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। इनहिबिन का काम क्या होता है वैसे, चलो बताओ, याद है तो। इनहिबिट रिलीज ऑफ FSH, इनहिबिट FSH रिलीज। ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगी जी सिनगैमी, इसमें होगी सिनगैमी, इसमें होगी प्लाज्मोगैमी, और इसमें होगी एम्फीमिक्सिस। आप कहोगे सर हमने तो एम्फीमिक्सिस ये क्या बता दिया आपने, ये तो आपने सुना होगा एम सिनगैमी, परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सिनगैमी। ठीक है जी। तो प्लाज्मोगैमी क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ गैमेट साइटोप्लाज्म। तो जी अब क्या बच गया, एम्फी मिक्सिस, एम्फी का मतलब डबल, इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर क्रोमोसोम, इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर क्रोमोसोम। ठीक है जी, क्रोमोसोम मिक्स हो गया, साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, गैमेट्स मिक्स हो गया, मतलब ये न्यूक्लियस देयर क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले क्या होगा, अप्रोच ऑफ स्पर्म, स्पर्म अप्रोच करेगा कि इजैकुलेशन के बाद स्पर्म मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड दे आर रिलीज इनटू द वजाइना, लैशिंग मूवमेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और जो है वो यूट्रस में मूवमेंट कॉज करता है। ठीक। अब जैसे ही एंटर करेगा तो पहले तो स्पर्म मूवमेंट हो गया, वो पहुंच गया वजाइना में आफ्टर इजैकुलेशन। उसके बाद होता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, क्योंकि जो केमिकल्स हैं, जो वजाइना के जो केमिकल्स हैं, वो जो कोटिंग सब्सटेंसेस है स्पर्म हेड के ऊपर, उनको रिमूव कर देते हैं, तो जो एक्रोसोम पे जो रिसेप्टर साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाएं और स्पर्म एक्टिवेट हो जाए। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का मतलब स्पर्म एक्टिवेशन कह सकते हैं, स्पर्म एक्टिवेशन कह सकते हैं। अराइवल हो गया, कैपेसिटेशन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, एक्रोसोम क्या होता है, व्हाट इज एक्रोसोम, जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है इट अंडरगोज चेंजेस। तो जो एक्रोसोम है, स्पर्म हेड है, वो क्या रिलीज करेगा, स्पर्म लाइसिन, एक्रोसोम रिलीज स्पर्म लाइसिन लाइक हाइलोयूरिनेडेज। अब ये स्पर्म लाइसिन क्या करेंगे, इनमें होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना रेडिटा की बात है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तो एग सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है। इस पे होता है हाइलोयूरिनेडेज, मैंने बता दिया, और एक्रोसिन होता है इसमें। एक्रोसिन क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा जोना पेलेसोडा को, डाइजेस्ट जोना पेलेसोडा। तो सारी की सारी मेम्ब्रेन पेनिट्रेट हो गई, इसने कोरोना रेडिटा को डिसोल्व कर दिया। अब एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद पेनिट्रेशन हो गया अप टू जोना पेलेसोडा। ठीक। अब स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद कोर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट्स, कोर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट्स, एक स्पर्म एंटर कर गया, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी, सेकेंडरी ओसाइट की, फ्यूजेस विद एग मेम्ब्रेन, मतलब ओसाइट मेम्ब्रेन, और कुछ केमिकल, कुछ ग्रैन्यूल सिक्रेट करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, कोर्टिकल एंजाइम्स। कहां पे होंगे ये कोर्टिकल एंजाइम्स, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलेसोडा, इन दोनों के बीच में रिलीज हो जाएंगे, अलग कलर से आप देख सकते हो, इनके बीच में ये रिलीज हो जाएंगे। सो इट बिकम्स हार्ड, सो नो मोर स्पर्म कैन एंटर। तो कोर्टिकल रिएक्शन प्रिवेंट स्पर्म एंट्री या पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंट स्पर्म एंट्री। ये कब होगा लेकिन, आफ्टर एंट्री ऑफ वन स्पर्म। अब एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद स्पर्म, सेकेंडरी ओसाइट एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती है जिसको कहते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन, दिस इज नोन एज कोन ऑफ रिसेप्शन। ठीक, कोन ऑफ रिसेप्शन बन गया। नाउ
पूरा का पूरा स्पर्म एंटर हो गया इनटू द एग सेल. नाउ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, स्पर्म न्यूक्लियस जो है चेंजेस इनटू मेल प्रो न्यूक्लियस. ये क्या बन जाएगा? मेल प्रो न्यूक्लियस. यहां पे जो डिस्टल सेंट्रियोल था वो क्या बना देता है? डिस्टल सेंट्रियोल क्या बना देता है? माइटोटिक स्पिंडल फॉर सेल डिवीजन. माइटोटिक स्पिंडल फॉर सेल डिवीजन. म्यूसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि स्पर्म एंट्री कंप्लीट, म्यूसिस 2. और हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म अकर्स. मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस. ठीक है ना बच्चों? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब होगा एम्फीमिक्सिस. एम्फीमिक्सिस में मैंने क्या बताया था आपको? एम्फीमिक्सिस क्या होता है? कि क्रोमोसोम की मिक्सिंग. तो अब देखो, ध्यान से देखना. एक तरफ हमारे पास क्या है? फीमेल प्रो, सॉरी, ये क्या है? फीमेल प्रो न्यूक्लियस. एक तरफ हमारे पास क्या है? मेल प्रो न्यूक्लियस. ठीक है. ये क्या है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, स्पर्म वाला. ठीक है. अब ये डिवाइड करके दोनों साइड में, अपोजिट साइड में मूव करना शुरू करेगा. ये बाहर की तरफ क्या है? जोना पेलेसोडा लेयर है. जोना पेलेसोडा लेयर है. अब क्या होगा? स्पिंडल फाइबर बन गए. ठीक है. तो अब क्या होगा? ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए. ये अपोजिट पोल पे पहुंच गए. ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो गई. तो ये यहाँ पे आ गया 2n, ये यहाँ पे आ गया 2n. और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली ये हो जाएगा. अल्टीमेटली ये हो जाएगा 23, 23, 23, 23. ठीक. उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा. ठीक. यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अब आ जाता है बच्चों ह्यूमन एम्ब्रियो एंड फीटल डेवलपमेंट. फीटस की डेवलपमेंट कैसे होती? बताओ. फीटस की डेवलपमेंट कैसे होती? देखो, क्लीवेज जायगोट था. जायगोट अंडरगोज डिवीजन. तो 2 सेल स्टेज बनी. सी डबल एल. 2 से 4 सेल स्टेज बनी. 4 से 8 सेल स्टेज बनी. 8 से 16 सेल स्टेज बनी. 16 सेल स्टेज को हम क्या कह देते हैं? 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल स्टेज. ये सारे के सारे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? एम्पुला में. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद ये डिवीजन स्टार्ट हो गया, क्लीवेज स्टार्ट हो गया. यस और नोट? ठीक है ना? अब ये जो है, दिस इज नोन एज मोरूला. 16 सेल स्टेज को, 8 टू 16 सेल स्टेज को मोरूला कह देंगे. और 16 टू 32 सेल स्टेज क्या बन जाएगी? ब्लास्टूला. अब ब्लास्टूला में तो जायगोट क्लीवेज हो गया, मोरूला, मोरूला से ब्लास्टूला बन गया. अब एक कैविटी अपीयर हो गई. आप देखो, यहाँ पे एक कैविटी अपीयर हो गई. राइट. जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे. अब ये जो आउटर सेल है, ये तो क्या कहलाएंगे? ट्रोपोब्लास्ट. और ट्रोपोब्लास्ट की वो सेल्स जो इनर सेल के साथ, इनर सेल मास के साथ अटैच्ड हैं, दे आर नोन एज रोबस्ट सेल्स. ठीक. अब ये इस स्टेज पे जाके ये अपने आप को एंड्रोमेट्रियम की वॉल के साथ अटैच कर लेता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन अकर्स 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. यहां से यहां तक पहुंचने में 7 दिन का टाइम लग जाता है बच्चों. ठीक है. यहां से यहां तक पहुंचने में 7 दिन का टाइम लग जाता है. क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ फटाफट. बोलो. यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है. चले आगे. उसके बाद गैस्ट्रूला. उस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं. जम लेयर्स बन जाएंगी. एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म,
इन सब की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना, बोलते रहो फटाफट फटाफट बोलते रहो, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो नहीं है। चले आगे। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे होंगे बच्चों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, गैस्ट्रुलेशन की, और उसके बाद ही सारे चेंजेस यहाँ पे विजिबल होंगे। इम्प्लांटेशन तक समझ में आ गई होगी बात। गैस्ट्रुलेशन में हमने देखा कि दो सेल्स बन गई, एक तरफ आउटर, सॉरी व्हाट यू से, इनर सेल मॉस और ट्रोपोप्लास्ट, इनके बीच में एमनियोटिक कैविटी डेवलप हो गई। तो एमनियोन कोरियोन एमनियोन कोरियोन एलेंटोइस एंड योग सेल, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बन जाती है। इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो तीनों जर्म लेयर्स बनी थी, इनसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद बच्चों आ जाता है प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन किस किस के बीच में, बिटवीन डेवलपिंग फीटस, बिटवीन डेवलपिंग फीटस प्लस यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यूट्राइन एंडोमेट्रियम। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही जो फीटस है उसको क्या क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, रेस्पिरेटरी गैसेस मिलेंगी, मतलब ऑक्सीजन मिलेगी, एंड वेस्ट रिमूवल होगा। ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स में इसके दो पार्ट होंगे, एक तो भाई फीटल पार्ट होगा फीटस की तरफ, और एक किसकी तरफ होगा, मैटरनल पार्ट होगा, मदर की तरफ। तो फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट। फीटल पार्ट किसका बना होता है, कोरियोनिक विलाई का, कोरियोनिक विलाई का। और जो मैटरनल पार्ट है वो किसका बना होता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम का, यूट्राइन एंडोमेट्रियम का। ठीक। अब ह्यूमन प्लेसेंटा के लिए कई सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ह्यूमन प्लेसेंटा के लिए कई वर्ड यूज किए जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसको कोरियोनिक कहते हैं, कोरियोनिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि फीटल पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ कोरियोन ओनली, फीटल पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ कोरियोन ओनली। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ कोरियोन ओनली। दूसरा इसको क्या कहते हैं, मेटाडिस्कोइडल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मेटाडिस्कोइडल। मेटाडिस्कोइडल क्यों कहते हैं, कि जो विलाई है appear on appear on entire surface of chorion initially, entire surface of chorion। शुरू में तो क्या होगा कि पूरे के पूरे कोरियोन के सरफेस पे विलाई आ जाएंगे, एंड देन रिमेन्स एज अ सिंगल डिस्क, तो इसलिए इसको मेटाडिस्कोइडल कहा जाता है। तीसरा इसको क्या कहते हैं, हीमोकोरियल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हीमोकोरियल। हीमोकोरियल क्यों कहा जाता है, कि ओनली 3 fetal tissues acts as barrier। कौन से बैरियर, वी सेपरेट मैटरनल ब्लड एंड फिटल ब्लड। मतलब जो कोरियोनिक विलाई है, इट रिमेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मैटरनल ब्लड। बाकी ऑर्गेनिज्म में 6 लेयर्स होती हैं, एंड लास्टली इट इज नोन एज डेसिक्यूएट, ड्यूएट। जो डेसिडुआ है, मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम, मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये बात हो गई प्लेसेंटा की। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड ब्लड, ये फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। ठीक है ना।
एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना। ह्यूमन कोरियोनिक, गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटा, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन, सारे के सारे हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है यहाँ पे? प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है। ठीक है। अब चेंजेस इन एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि कौन से मंथ के बाद क्या डेवलपमेंट होती है? सबसे पहले हार्ट बनता है आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड। सेकंड मंथ के एंड होते होते लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते होते मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं। सो दिस इज द, यहाँ तक ही एमटीपी अलाउड है। बियॉन्ड दिस एमटीपी इज नॉट अलाउड, क्योंकि मेजर ऑर्गन्स बन गए। फिफ्थ मंथ में हेयर्स आ जाते हैं, फर्स्ट मूवमेंट ऑब्जर्व हो जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर तक आई लैशेज, बॉडी हेयर्स, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर डिलीवरी के लिए बेबी रेडी हो जाता है। उसके बाद पार्चुरेशन, जिसको हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं, लैक्टेशन इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज चैप्टर है ये। मैंने पहले ही बताया कि नीट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है ना। तो पार्चुरेशन के लिए सिग्नल कहाँ से आता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कम्स फ्रॉम फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। उसकी वजह से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, और उससे और स्ट्रॉन्ग यूट्राइन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और पार्चुरेशन हो जाएगा। एंड आफ्टर पार्चुरेशन लैक्टेशन स्टार्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। ये फीचर है मैमल्स का। व्हाट इज कोलेस्ट्रम? येलोइश मिल्क, जो शुरू के कुछ दिनों में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। रिच इन एंटीबॉडीज, तो कंप्लीट इसको नरिश डाइट कहा जाता है। ठीक है ना। सो दिस इज योर चैप्टर बच्चों। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई बट है, कोई किंतु परंतु है, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे पूछ सकते हैं। तो दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं आपसे? एक लाइक, अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। एग्जाम टाइम है, हाई टाइम है, फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप चाहते हैं कि जिसको भी नीड है, वो 11 टू 12 मूविंग स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप इनको शेयर कर दीजिए, एंड बी पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। मेंबरशिप के थ्रू आप, या फिर थैंक्स के थ्रू आप इसका पार्ट हो सकते हैं, जिससे आपको क्या मिल जाए? हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। क्विक रिवीजन के लिए बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, पढ़ते रहिए। गुड लक।